काफी सारी परेशानियां देकर अब फाइनली 2020 जा रहा है। आज 2020 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2020। एंड गाइज, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 30 और 31 दिसंबर के ये लेक्चर को अपन शुरू करने जा रहे हैं, बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आज 31 दिसंबर है, पार्टी वाला दिन है। काफी सारे आप स्टूडेंट्स ने प्लानिंग करी होगी कि आज जो है वो 31 पार्टी करोगे। आप डेफिनेटली पार्टी करो, पार्टी के लिए मैं कभी जो है मना करता नहीं हूँ। पार्टी करते रहना चाहिए। पढ़ाई के दौरान जो है वो जरूरी होता है कि कुछ कुछ दिन ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आप रिलैक्स करो, एंजॉयमेंट थोड़ा करो। बट एक छोटी सी चीज है, मेरी मान जरूर लेना कि 31 की पूरी रात बर्बाद मत करना, राइट? क्योंकि 31 की नाइट में लोग क्या करते हैं, नाइट आउट करते हैं और पूरी रात जो है वो एंजॉयमेंट, जश्न चलता है, मस्ती चलती है। वैसा मत करना। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये, और एक बार आप एग्जाम क्रैक करोगे, एक बड़ी पोजीशन पर आप बैठने वाले हो। तो इतनी बड़ी पोस्ट जो है वो छोटे छोटे सेक्रीफाइस करके ही मिलती है, और आपको जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाती है ये पोस्ट। तो आपको 31 की नाइट क्यों बर्बाद नहीं करनी चाहिए, उसका मैं आपको एक सिंपल सा आपको आंसर देता हूं कि 31 रात में 12 बजे आपका 1 तारीख शुरू होगा। और क्या आप चाहते हो कि आप साल के पहले दिन सोते रहो? क्या आप चाहते हो कि आप साल के पहले दिन पढ़ाई ना करो या आपका मन ना लगे पढ़ाई करने में? आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आपको बहुत पढ़ाई करनी है, राइट? और मन आपका बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए एक चीज पे। तो आप क्या चाहते हो कि 1 तारीख को आपका मन एकाग्र ना हो, पढ़ाई में लगे ना? नहीं चाहता ना, कोई नहीं चाहता। सभी लोग चाहते हैं कि यार आप अच्छे से पूरी तैयारी करो, आप जो भी पढ़ो एक बार एकदम से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आप साल के पहले दिन तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करना चाहोगे ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई। और ये सब चीजें कब होंगी? जब आप 31 की नाइट अपनी बर्बाद करोगे। बर्बाद कैसे? पार्टी करके, राइट? जग के। तो उससे बेटर है पार्टी करो। आप 10 11 12 बजे तक पार्टी करो, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को बुलाओ, साथ में बैठो, डिनर करो, एंजॉयमेंट करो, बातचीत करो, और फिर रात में 12 बजे के बाद सो जाना। क्योंकि 1 तारीख को मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी जब उठें सुबह फुल एनर्जी के साथ उठें। और एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि आप 2021 में जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए नहीं, बल्कि क्रैक करने के लिए बैठोगे आप। ये अंदर से जज्बा लेकर आना और बढ़िया से आप तैयारी करना, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट है आप सभी लोगों को। इसी रेजोल्यूशन के साथ जो है वो आप लोग को 2021 में एंटर होना है। सभी का आपका ये एक कॉमन रेजोल्यूशन तो होना ही है कि 2021 में आप जिस भी एग्जाम पर बैठोगे वो आप क्रैक करने के लिए बैठोगे एग्जाम, ठीक है? तो गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, और मैं आपको विश करूंगा ही कल। और बाकी एक छोटी सी बैड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए कि मैं अपने वर्क प्लेस पर अभी आया नहीं हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। मैंने लेक्चर के एंड में भी वाली चीज बताई हुई है, और इसलिए मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है लेक्चर को रिकॉर्ड वगैरह करने में। आज का जो लेक्चर है इसमें अपन पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो डिस्कस करने वाले। पेपर 3 के टॉपिक्स जो है वो मैं आपको क्वाइट पॉसिबल, जैसे अगर मुझे टाइम मिलता है तो आज शाम तक या रात तक, बट मैं कमिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जहां पर हूं वहां पर जो है वो मैं भी जो ये लेक्चर बना रहा हूँ वो लेट नाइट जो है वो लेक्चर बना रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और इवन मुझे भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बट क्या होता है कि दिन में किसी का आना जाना और फिर वो मतलब शोर वगैरह, ट्रैफिक वगैरह के, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा सा इशू यहाँ पर आ रहा है। और इवन मे भी शायद आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बीच वगैरह में आपको हो, तो क्योंकि यहाँ पर हाईवे पास में ही है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। वैसे तो मैं पूरा नॉइस कैंसिलेशन इसमें यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में। अब देखो अगर प्रॉपर तरीके से हो जाएगा बाद में एडिटिंग करते समय तो आपको इशू नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, राइट? और कि थोड़ा सा 1-2 दिन तक इशू आएगा, क्वाइट पॉसिबल 2 तारीख तक, क्योंकि 2 तारीख तक एनी हाउ जो है मैं पहुंच ही जाऊंगा अपने वर्क प्लेस पे, राइट? और आपको आपके साथ जो है वो रेगुलरिटी मेंटेन हो जाएगी। बट एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स पेड पैकेज में है, आपके पास हैंडआउट नोट्स में आपको टाइम पर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जो हैंडआउट मिलता है ना वो आपको टाइम पर मिल जाएगा, उसमें जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आज का जो लेक्चर है इसका जो हैंडआउट है वो मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 के तो मेरे बन गए, पेपर 3 के हैंडआउट्स में बनाकर आपको मोस्ट प्रोबेबली दिन में 12 बजे से पहले पहले दे दूंगा, या फिर आज रात में अगर जो है वो बन गया तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। आपकी ड्राइव पे आपको हैंडआउट मिल ही जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ी सी बस आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मुझे आ तो जाना चाहिए था अभी अपने घर पे वापस, बट मैं भी आ नहीं पाया हूँ कुछ इश्यूज के कारण, राइट? तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। 2 तारीख को आई विल बी बैक और आपको फिर रेगुलरिटी 2 तारीख से मिल जाएगी, ठीक है? बाकी पढ़ाई छोड़नी नहीं है, और इसीलिए फिर मैंने आपको हैंडआउट्स वाली बात इसलिए गई क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका पहला तारीख जो है वो भी खराब हो। आपके पास पूरा मटेरियल, पूरा टारगेट्स आपके पास अवेलेबल हो। और रही बात जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पेड पैकेज में, एक्चुअली क्या बुक्स वगैरह पूरी वहां पे रखी हुई हैं,
तो बट फिर भी मैं ऑनलाइन वगैरह देखकर आप लोग को टारगेट जो है वो सेट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी 1 तारीख साल का पहला दिन बिल्कुल बर्बाद ना करें, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी के साथ जो है वो आप काम करें अपनी, और तैयारी बहुत सॉलिड रखो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका 2021 में सिलेक्शन होना चाहिए एनी हाउ, बाय हुक या क्रुक। तो लग जाओ, मेहनत करो अच्छे से, और आप फाइनली इस लेक्चर को शुरू करेंगे, राइट। एंड अगर आप पहली बार गाइस इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं सभी करंट अफेयर्स के सोर्सेज से आपको आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी करवाता हूं। और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना, क्योंकि यहां पर जो भी टॉपिक्स मैं आपके डिस्कस कराता हूं उन्हीं से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड यकीन ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है वो प्रूफ्स देख सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ पूरी बात करता हूं। मैंने जो भी तैयारी करवाई थी अपने स्टूडेंट्स को 2020 यूपीएससी एग्जाम से पहले, 1 से 1.5 साल पहले, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बने यूपीएससी 2020 में। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो बता दूं कि मैं यूपीपीसीएस 2020 से 1 से 1.5 साल पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो आप रेगुलरली फॉलो कीजिए लेक्चर्स को, प्रूफ वगैरह देखने के बाद सुनिश्चित हो जाइए कि हाँ आपके पास अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, आपको इसी को फॉलो करते हुए चलना है और अपनी तैयारी करनी है, राइट। और यहां पर जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है। और अगर आपको पीडीएफ पेड पैकेज में एनरोल होना है तो उसकी फीस काफी कम है, मात्र 100 रुपीज पूरे महीने की फीस है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट, नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, वीकली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है, आपके रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, और इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पूरे महीने की फीस के साथ, राइट। और अभी एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप पूरे 12 महीने की एडवांस फीस पे करते हैं, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की एक साथ अगर आप फीस पे करते हैं तो आपको अलग से 50 रुपीज जो है वो देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको मंथली एमसीक्यू चाहिए तो प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर मैं आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होते हैं, और इसकी फीस मात्र 50 रुपीज पर मंथ की। और अगर आपको प्रीवियस मंथ्स की अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसकी फीस भी जो है वो बिल्कुल सेम है। बट अगर आपको 2020 के पूरे, यानी कि पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 800 रुपीज पूरे जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 की पूरी मैगजीन जो है वो आपको मिल जाएगी। और उसकी अगर आपको सैंपल्स देखनी है, क्वालिटी देखनी है, और इवन जो मंथली पेड पैकेज है उसकी अगर आपको क्वालिटी देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा क्वालिटी। आपको ज्वाइन कैसे करना है तो आप ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको फॉलो करते हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी समस्या आती है अगर आपको ज्वाइन करने में पेड पैकेज से रिलेटेड, या आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना है तो आप फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं इसी नाम से, ये मेरा नाम है, इस नाम से मैं फेसबुक पर हूं, सर्च कीजिए, मुझे ऐड कीजिए और आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर नहीं हो तो ये मेरा नंबर है, याद रखिएगा 9713282838 नंबर आप जो है वो सेव कर सकते हैं। और ये याद रखना है कि आपको इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, राइट। आप इस नंबर पर एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। गाइज यहां पे अपन बात करेंगे हैंडमेड पेपर के बारे में। तो हैंडमेड पेपर के नाम से तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा पेपर जो कि हाथों से बनाया जाता है। तो ये जो हैंडमेड पेपर है इसको बनाया जाता है मोनपा के द्वारा। और क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा मोनपा क्या है, तो मोनपा एक ट्राइबल ग्रुप है, याद रखिएगा। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मोनपा ट्राइबल ग्रुप जो है वो कहां से एसोसिएटेड है, किस राज्य की ये ट्राइबल ग्रुप है। तो मोनपा ट्राइबल ग्रुप आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की ये ट्राइबल ग्रुप है। इस पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप ने शुरुआत करी थी हैंडमेड पेपर्स की, कि हैंडमेड पेपर को कैसे बनाया जाता है, राइट, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और 1000 साल पुरानी ये हेरिटेज आर्ट हम लोग को देखने को मिलती है, विरासत कला हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोनपा ट्राइब के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और ये हैंडमेड जो पेपर है इसका, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका ओरिजिनेशन मोनपा से शुरू हुआ है, यानी कि मोनपास जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्होंने इस हैंडमेड पेपर की शुरुआत करी। फिर बाद में जाकर अरुणाचल प्रदेश में जो एक टाउन है तवांग करके, तो वहां पर रहने वाले जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके जो कल्चर और ट्रेडिशन के अंडर आ गया था, यानी कि लोकल उनके कल्चर और ट्रेडिशन में ये हैंडमेड पेपर बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इस पेपर को क्या कहा जाता है, तो मॉन शुगु इस पेपर को कहा जाता है, राइट। ये जो लोकल जो उनकी भाषा है, डायलेक्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसमें इस पेपर को, हैंडमेड पेपर को मोन शुगु कहते हैं। तो ये भी चीज ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मोन शुगु अभी टर्म रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है ये हैंडमेड पेपर है जिसको बनाया जाता है किसके द्वारा, मोनपास के द्वारा। मोनपास ट्राइबल कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश की जो है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और मोनपा हैंडमेड पेपर जो है ये किससे बनता है? तो एक पेड़ से बनता है, जिस पेड़ को यहां पर कहा जाता है शुगुशेंग। शुगुशेंग इस पेड़ का नाम है। इस पेड़ की मेडिसिनल वैल्यूज भी है, यानी कि इस पेड़ से काफी सारी ऐसी जड़ी बूटियां हमें देखने को मिलती हैं, राइट, जिसका उपयोग मेडिसिन बनाने के पर्पस में किया जाता है, राइट। तो उसी पेड़ से ये पेपर जो है वो तैयार किया जाता है। और खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा अभी कोशिश की जा रही है कि ये जो कला है, हेरिटेज आर्ट जो है, इसको बरकरार रखने की। इसमें युवाओं को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि लोकल यूथ यहाँ के जो है वो हैंडमेड पेपर्स को बनाएं, और बनाकर ना ही सिर्फ ये कला को रिवाइव करने का काम कर रहे हैं, बल्कि उन लोकल यूथ्स को जिनको एंगेज किया जा रहा है इस हैंडमेड पेपर मेकिंग प्रोसेस में, तो उनको इसको बेच के, इस पेपर को बेच के कुछ पैसे भी मिल सके, उनका लाइवलीहुड वो सस्टेन कर सके, इस पर भी फोकस किया जा रहा है KVIC के द्वारा, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, राइट। तो ये बस बेसिक सी चीज है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइस, बात करेंगे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। सिविल सर्विसेज का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज दोनों में बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। मेरा आपसे सबसे पहले 3 क्वेश्चंस हैं, जिसके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी के अभी बताएंगे कि टोटल कितने बैटल ऑफ पानीपत हुए थे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बैटल ऑफ पानीपत आप लिखेंगे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो उसके आगे आपको लिखना है कि किस किस सन में ये बैटल ऑफ पानीपत हुए थे, किस ईयर में हुए थे, राइट। और उस समय, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये लिखना है कि किसके बीच में ये बैटल ऑफ पानीपत लड़े गए थे, और जिनके बीच में लड़े गए थे उनमें से विजेता कौन थे, राइट, यानी कि कौन सी पार्टी जीती थी। तो इसका आंसर आपको नीचे 3 क्वेश्चन के नीचे अभी के अभी लिखना है कमेंट बॉक्स पे, राइट। तो इस पर अपन बात करते हैं, और ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आया तो ये जान लीजिए। तो मनोज धानी एक रिसर्चर हैं, यूनाइटेड स्टेट के आर्ट हिस्ट्री के ये रिसर्चर हैं। इन्होंने रेयर पेंटिंग को एक बुक के अंदर मेंशन किया है। इन्होंने एक बुक रिलीज करी है जिसमें बैटल ऑफ पानीपत से जुड़ी काफी सारी पेंटिंग्स इस बुक के अंदर है, राइट। और इस बुक का इन्होंने टाइटल रखा है बैटल ऑफ पानीपत इन लाइट ऑफ रीडिस्कवर्ड पेंटिंग्स। स्टेट सिविल सर्विसेज में अक्सर ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ये फलाना बुक किसके द्वारा रिलीज की गई है, इस बुक के अंदर क्या चीजें मेंशन है। तो देखो, इस बुक के अंदर पेंटिंग्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, रीडिस्कवर्ड पेंटिंग नाम से इस बुक से एक्चुअली में समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, मनोज दानी ने ये बुक जो है वो रिलीज करी है, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और इस बुक के अंदर जो रेयर पेंटिंग है वो कहां से ली गई है, तो बताया जा रहा है कि फ्रांस के अंदर जो बिब्लियोथेक नेशनल दे फ्रांस जो है वहां से ली गई है, ब्रिटिश लाइब्रेरी से ली गई है, नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली में है वहां से ली गई है, बॉनहम्स जो यूनाइटेड किंगडम में है सॉरी वहां से ली गई है, और पुणे के अंदर भारत इतिहास संशोधक मंडल वहां से ली गई है। तो ये रेयर पेंटिंग्स कुछ इन जगहों से जो है वो ली गई है, कहा जा रहा है। इस बुक के अंदर ये जो पेंटिंग शामिल की गई है वो क्या बता रही हैं, तो जो भी मिथ जो पानीपत से जुड़ी हुई हैं उस पूरी चीजों को यहां पर बताने की कोशिश की गई है इन पेंटिंग्स के जरिए। और इस पेंटिंग के अंदर जो की प्लेयर्स जो मौजूद हैं उसमें आप लोग को दिखाई देंगे अहमद शाह अब्दाली, सदाशिव राव भाऊ, नाजिब खान रोहिला, दत्ताजी शिंदे, विश्वास राव, सूरजमल जट और भी दूसरे मराठा अफगान रोहिला और जट चीफ हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा 18वीं सेंचुरी में इंडियन पॉलिटिक्स में किस प्रकार से शिफ्ट हम लोग को देखने को मिला, जो मुगल एम्परर जो थे उसकी डेथ हुई थी, औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर पूरा जो डिक्लाइन हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहां पर बताने की कोशिश की गई, और वो एक्चुअल रियलिटी क्या थी उसको दिखाने की कोशिश की गई इस बुक के अंदर, राइट। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैसा आपने आंसर करेक्ट लिखा ही होगा कि पहला बैटल पानीपत का 1526 में लड़ा गया था, दूसरा लड़ा गया था 1556 में, और तीसरा 1761 में। तो इसका आंसर आपने करेक्टली दिया होगा, आई होप। और पहला बैटल किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और लोधी डायनेस्टी के बीच में। दूसरा लड़ा गया था अकबर और किंग हेमू विक्रमादित्य के बीच में। अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहां पर, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर एक और चीज लिखकर बताइए कि क्या 1556 के बैटल में फिजिकली अकबर लड़े थे क्या, यानी कि अकबर ने एक्चुअल में वो बैटल लड़ा था, या अकबर के बिहाफ में किसी और ने ये बैटल लड़ा था? और आपको बताना है कि अकबर के बिहाफ में किसने ये बैटल लड़ा था। अगर अकबर की बिहाफ में किसी ने लड़ा है तो बताइए जरा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और तीसरा जो बैटल था वो किसके बीच में लड़ा गया था? 1761 में, तीसरा बैटल ऑफ पानीपत मराठा के बीच में और अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली दुरानी एम्पायर का 1761 में इनके बीच में लड़ा गया था। मराठा जो है वो लड़ाई हार गई थी, आप जानते हैं इसके बारे में। आगे की बात करें, और अब्दाली को सपोर्ट किनका था? 2 इंडियन अलाइज का था, जो अफगान
कि दाऊब रीजन के यानी कि जो अफगानी जो थे उनका सपोर्ट था एक्चुअली, रोहिलास नाजिब उद्दौला और शुजा उद्दौला जो अवध के नवाब थे उनका सपोर्ट था इसको, अब्दाली को। और ये किस प्रकार से पूरा युद्ध शुरू हुआ, तो देखो आप जानते हैं इसकी औरंगजेब की जब डेथ हुई थी, और औरंगजेब की डेथ के बाद से जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो जो रिमेनिंग जो यानी कि जो छोटी छोटी जो फोर्सेस जो थी, टुकड़ियां जो थी, वो पावर में आने की कोशिश कर रही थी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली और उसी बीच फिर ये युद्ध हुआ, राइट। और मराठा राइज करने की कोशिश करने लगी। और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मैं अक्सर बोलता हूं कि आप लोग को ईयर्स वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इसमें आपको ईयर्स याद रखने की बहुत आवश्यकता है, राइट। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, तो वो ईयर एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। और एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत होती है वो औरंगजेब की डेथ से ही होती है। जो हम लोग देखते हैं ना एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया की जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तो औरंगजेब की डेथ से आप पढ़ाई शुरू करते हो मॉडर्न इंडिया की। और प्रीलिम्स के अंदर मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं काफी ज्यादा, राइट। तो ये वाली चीज है। आगे की बात करें तो इसमें हम लोग को देखने को मिला था कि इसी दौरान औरंगजेब की डेथ के बाद जो है वो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। नादिर शाह ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, और उस अटैक में इसने पीकॉक थ्रोन, जिसको तख्त ए ताउस के नाम से जानते हैं, तो उसको वो ये ले गया था और कोहिनूर डायमंड ले गया था 1739 में नादिर शाह, राइट। और अब्दाली ने फिर प्लान किया कि ये मराठा को मारेगा, अब्दाली अटैक करेगा उनके ऊपर। और फिर 1759 के एंड में अब्दाली और उसकी अफगानी ट्राइब्स जिन्होंने उसका सपोर्ट किया था, तो वो पहुंच गए लाहौर और दिल्ली में। वहां पर उन्होंने अटैक किया, जो भी वहां पर जो एनिमीज मौजूद थे इनके, उनको अटैक किया उन्होंने। और दोनों आर्मीज, मराठा और अब्दालीज की, और या फिर अफगानी आप कह सकते हो, इनकी जो आर्मी या दुरानी आप कह सकते हो, इनकी जो आर्मीज जो है उनके बीच में लड़ाई लड़ी गई करनाल में और कुंजपुरा में, राइट। और बताया गया था कि अफगान गैरिसन जो था वो पूरा का पूरा मारा गया था, पूरा का पूरा अफगान गैरिसन, यानी कि जितने भी अफगानी वहां पे मौजूद थे वो पूरे के पूरे निपट गए थे, मार दिया गया था उनको मराठास के द्वारा। और इसी चीज को लेकर गुस्सा आई थी इसको, दुरानी को, अब्दाली को। और उसके बाद अब्दाली ने कह दिया था कि मतलब ऑर्डर पास कर दिया था कि जितने भी मराठास हैं उनको छोड़ा ना जाए, उनको सभी को मार दिया जाए। तो ये ऑर्डर उसने पास कर दिए थे। फिर बाद में काफी सारी लड़ाई जो है वो लड़ी गई, काफी महीनों तक ये लड़ाई लड़ी गई। और फिर उसके बाद आखिर में जाकर हम लोग को ये चीज देखने को मिली थी कि मराठास के पास खाना तक नहीं बच रहा था, यानी कि जितने भी खाना वगैरह जो था, राशन वगैरह जो था, वो उनके पास जो पहुंचता था, आता था, तो वो पूरी चीज इन्होंने ब्लॉक कर दी थी अफगानीज ने। तो उनके पास कुछ खाना पीना जो है वो पहुंच नहीं रहा था। तो ये वाली स्थिति भी जो है वो आखिरी में आकर हम लोग को देखने को मिली। और रिजल्ट के तौर पर हमें देखने को मिला कि मराठा ये लड़ाई हार गए थे, और मराठा की तरफ से 40,000 के आसपास जो सोल्जर जो है वो मारे गए थे, और अब्दाली आर्मी की तरफ से लगभग 20,000 सोल्जर जो है वो मारे गए थे। मराठास की जो प्रेस्टीज थी उसका ये लॉस हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जितने भी एरियाज पर मराठास का कंट्रोल था वो सब कुछ जो है वो चला गया था, राइट। फिर बाद में जाकर ब्रिटिश कॉलोनियल पावर जो है उसने एक्सपेंड किया यहाँ पर इस क्षेत्र में, राइट। उसका एक्सपेंशन हम लोग को देखने को मिला। मराठा जो है लड़ाई हार गए थे, और उनके काफी सारे इंपॉर्टेंट जनरल्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, जिसमें सदाशिव राव, विश्वास राव, तो ये सब भी जो है वो हार गए थे। इब्राहिम खान गर्दी और जन कोजीराव शिंदिया, यशवंत राव कुआर, तो ये सब जो है हम लोग को देखने को मिला था कि जो इसमें इन्वॉल्व थे वो सब हार गए थे और मारे गए थे बेसिकली। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। तो देखिए ये तो एक जनरल ओवरव्यू है जिसको अपन ने देखा, ये बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, 1761 वाले थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। बट मैं चाहूंगा कि आज ही आप एक टास्क को कंप्लीट करिए। ये जो तीनों बैटल्स है पानीपत के, इनके बारे में आप पढ़िए। कहां से पढ़ेंगे आप, तो देखिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक जो है वो लेनी है, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक बुक है स्पेक्ट्रम की, उसको आपको लेना है। और अगर आप जिनके पास ऑलरेडी है तो उस बुक में से पढ़िए, जिनके पास नहीं है आप बुक को परचेज कर लीजिए, राइट। अमेजॉन की मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप चाहे तो उस लिंक का यूज करके परचेज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो बुक इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं दे दूंगा ये वाली बुक की मतलब आपको लिंक, तो आप चाहो तो मंगवा सकते हो, ठीक है। तो ये जरूर कर लेना आज का आपका टास्क, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज पढ़ लोगे आप तो फिर वो एक टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो लिस्ट है जिसमें आपको जो पूरी चीजें पढ़नी है उसमें से एक जो टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप फिनिश कर लोगे आज ही कर लेना, ठीक है। इसको बिल्कुल डिले मत करना। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेक्चर के एंड में बताऊंगा। अभी जो काम की चीज है आप लोगों के लिए ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है
ये जो बीचेस के जो नाम लिखे हुए हैं आपको पता होना चाहिए कि ये फलाना बीच किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे चूज द करेक्ट पेयर या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस वाले जो हम लोग को देखने को नहीं मिलते कि प्रीलिम्स के अंदर आ जाते हैं ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें पूछे जा सकते हैं। अभी हुआ क्या, ये 8 बीचेस की जो नाम अपन जो देखेंगे ये इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि अभी इन 8 बीचेस में इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग्स जो है वो लहराए जा रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। तो पहले तो आप बीचेस के नाम देखो। ये बीच जो है वो है कपड़ बीच, कहां पर है, केरला के अंदर। शिवराजपुर जो है वो गुजरात के अंदर है। घोगला ब्रिज जो है वो दीव के अंदर है। कसारकोड और पदुबिद्री ये कर्नाटका में है। और ऋषिकोंडा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऋषिकोंडा पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर है ये बीच। गोल्डन ओडिशा के अंदर है। राधानगर अंडमान एंड निकोबार के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। ये बीचेस और उसके स्टेट और यूटी के नाम आपको थोड़े से पता होने चाहिए। बाकी इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा। अब गाइस बात करेंगे अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपनी धरोहर अपनी पहचान, इस प्रोजेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अब। तो देखो पहले तो एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं। इसके नाम से ही अपन को आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी? हेरिटेज जो प्लेसेस होती हैं, हेरिटेज जो बिल्डिंग्स हम लोग को देखने को मिलती है, साइट्स हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको अडॉप्ट करने का प्रोजेक्ट है। तो अब जो भी हेरिटेज प्लेस को अडॉप्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? उस प्लेस की देखभाल करना, उस प्लेस को मेंटेन करना, वहां पर हर प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल कराना कि जो भी टूरिस्ट वहां पर आते हैं विजिट करने, उस हेरिटेज साइट को, हेरिटेज प्लेस में विजिट करने आते हैं, तो उनको सब सुविधा मिल सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। और जो भी इंडिविजुअल अडॉप्ट करते हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्राइवेट कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती है जिनको मौका मिलता है कि हेरिटेज साइट को वो अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। अब इससे सरकार का क्या फायदा होता है कि सरकार के ऊपर जो बर्डन होता है, जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसके ऊपर जो बर्डन है कि ये सब जो हेरिटेज साइट है, हेरिटेज प्लेसेस है, उनको मेंटेन करना, डेवलप करना, वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट रखना, राइट, वहां पर सभी फैसिलिटी अवेलेबल कराना, तो जो सरकार का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो गया है, राइट। वो बर्डन किसके हाथ में चला गया? प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। अब सवाल ये उठता है कि प्राइवेट कंपनीज क्यों ऐसे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगी, क्यों हेरिटेज साइट्स को जो है वो अडॉप्ट करेंगी? तो देखिए इसके पीछे इन्होंने जोड़ दिया सीएसआर को। सीएसआर क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको पहले भी समझाया जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनी जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनको सीएसआर कंप्लायंस अपना जो है वो फुलफिल करना होता है। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे कि एग्जाम्पल मैं हमेशा ये वाला सभी स्टूडेंट्स को देता हूं, काफी समय से दिया नहीं क्योंकि ये सीएसआर का टॉपिक आया नहीं, तो दोबारा से सुन लो, जो भी स्टूडेंट अभी अभी जुड़े उनको भी पता लग जाएगा। सीएसआर बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि एक कोई जैसे इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है। अब जहां पर भी फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के जैसे अपन सोचते हैं अपने दिमाग में वो धुआं आ जाता है कि फैक्ट्री से निकलता है धुआं, राइट। अब फैक्ट्री तो भैया अपना काम कर रही है, टैक्सेस वगैरह पे कर रही है, वहां पे सब चीज वो फॉलो कर रही है, रूल्स रेगुलेशन। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? उस फैक्ट्री के होने से एनवायरमेंट खराब हो रहा है, वहां पर पॉल्यूशन जो निकल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? आसपास जो मौजूद पेड़ हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, आसपास मौजूद जो रहने वाले, फैक्ट्री के आसपास मौजूद जो रहने वाले जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, ह्यूमंस को नुकसान पहुंच रहा है, एनिमल्स को नुकसान पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री के आने से क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट, लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं वहां पे जो आसपास रह रहा है। तो अब सीएसआर कंप्लायंस क्या कहता है कि जो भी कंपनी जिसने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट बनाती है, तो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए अगर जो भी कंपनी एनवायरमेंट को नुकसान कर रही है, वहां पर रहने वाली सोसाइटी को जो नुकसान पहुंचा रही है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सोसाइटी को वापस दें, राइट। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोसाइटी को वापस देना है जो भी उन्होंने सोसाइटी का मतलब जो है वो नुकसान किया है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये सीएसआर के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कंपनी क्या करती है? उनको सीएसआर के रूप में वेरियस चीजें करनी होती है। जैसे आपने कई बार पार्क्स वगैरह में देखा होगा, कुछ कुछ कंपनीज के नाम लिखे होते हैं बेंचेस वगैरह में, या फिर जैसी एंट्रेंस गेट होती है उसमें लिखे रहते हैं, तो वो सब सीएसआर के थ्रू उनका योगदान होता है। इवन काफी सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें जो फंडिंग जो होती है वो सीएसआर के थ्रू जाती है, कि काफी सारी कंपनी जो है वो स्कीम, सरकारी प्रोजेक्ट्स में, सरकारी स्कीम में फंडिंग देती है। तो वैसे ये अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है उसमें कंपनीज जो है वो ऐसे हेरिटेज साइट्स को अडॉप्ट करके उसको डेवलप करेंगी, उसको मैनेज करेंगी, मेंटेन करेंगी, वहां पर वेरियस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएंगी।
और ये सब चीजें उनकी सीएसआर के थ्रू होगा, राइट, जिससे कि उनका सीएसआर का जो कंप्लाइंस है वो भी वो फाइल कर देंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनीज की, राइट, जो कि उनको करना होता है। तो ये अपनी इस प्रकार से हेरिटेज साइट्स को, प्लेसेस को अडॉप्ट करके अपना सीएसआर कंप्लाइंस भी फुलफिल कर देंगे, है ना। तो इसलिए ये कंपनीज वगैरह इसमें इन्वॉल्व होती है। और बाकी काफी सारी ऐसी हम लोग को देखने को मिलते हैं, दूसरी भी कंपनीज होती हैं जो अपनी खुद की इच्छा से इस प्रकार के मतलब प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। तो ये चीज है। तो ये तो अपन ने एक जनरल ओवरव्यू देख लिया और उसका आपको आइडिया भी मिल गया कि अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या। अब इसको थोड़ा सा थ्योरी में देख लेते हैं, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान में रहे। तो देखिए, अभी 27 एमओयू हम लोग को देखने को मिली है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस प्रोजेक्ट के अंडर देखने को मिली है, जो कि 12 मॉन्यूमेंट मित्रास को दी गई हैं, 25 साइट्स के लिए और 2 टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए हमारी कंट्री में। तो ये मॉन्यूमेंट मित्रास क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको जो पूरा मैंने समझाया था कि जो भी लोग या जो भी कंपनीज वगैरह हो गई, तो वो जो इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट के तहत जो हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं, हेरिटेज प्लेसेस हैं, उनको जो अडॉप्ट करते हैं उनको मॉन्यूमेंट मित्रास कहा जाता है, और कुछ नहीं है मॉन्यूमेंट मित्रास। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, थ्योरी में लिखा हुआ है, राइट। तो हेरिटेज प्रोजेक्ट क्या है गाइस, अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट। तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखना है, इसको कब लॉन्च किया गया था, 2017 में 27 सितंबर को। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। एक और चीज मिल गई आपको। इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट के पीछे इन्वॉल्व है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इन्वॉल्व है, राइट। और इसमें ये फोकस किसके ऊपर करते हैं कि हेरिटेज जो साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, तो उसको मेंटेन करना, मैनेज करना, उसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना, वहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल कराना। तो ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है। ये प्रोजेक्ट किस प्रकार से काम करता है, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और जो इंडिविजुअल, राइट, तो ये इसमें इन्वॉल्व होता है, ये अडॉप्ट करते हैं हेरिटेज साइट को, बिल्डिंग को, मॉन्यूमेंट को, प्लेस को, राइट। और फिर ये क्या करते हैं, वहां पर टूरिस्ट एमिनिटीज जो है वो डेवलप करते हैं, यानी कि वहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज तैयार की जाती है, बनाई जाती है। ये देखभाल करते हैं, मेंटेन करते हैं, पूरे मतलब मॉन्यूमेंट का मेंटेनेंस इनके द्वारा किया जाता है। हेरिटेज प्लेसेस साइट्स जो होती हैं उसको मेंटेन मैनेज किया जाता है इनके द्वारा, जो मैंने भी आपको बताया। और ये इनकी सीएसआर एक्टिविटीज का हिस्सा होती है, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जो अभी समझा दिया पूरी चीज डिटेल में, राइट। और इनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उस पर बोली लगती है, बिडिंग वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, उसके थ्रू इनको सिलेक्ट किया जाता है। और ओवरसाइट और विजन कमिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये इन पर्टिकुलर कंपनीज को सिलेक्ट करती है, या इंडिविजुअल्स को जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। और आगे इस प्रोजेक्ट के महत्व की बात करेंगे इस, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो सरकार के जो इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि सरकार को जो पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल करानी है, मेंटेन करना है, तो वो बर्डन सरकार के ऊपर से हट जाता है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज जो है, जो बर्डन फेस कर रही है, चैलेंजेस फेस कर रही है हेरिटेज साइट्स और मॉन्यूमेंट्स को मैनेज करने के ऊपर, मेंटेन करने के ऊपर, तो वो हट गया। वो पूरा का पूरा जो है वो चला गया किसके ऊपर, प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट बॉडीज के ऊपर, जो कि बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन करती है, टूरिस्ट फ्रेंडली और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड कराती है, राइट। तो ये इसका महत्व हम लोग को देखने को मिलता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही समझा दिया था। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइस, बात करेंगे सही फसल कैंपेन के बारे में। तो ये अभियान का नाम है सही फसल। इस नाम से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि देखो, यहां पर इस कैंपेन के थ्रू किसानों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि किसान सही फसल को चूज करें। अब ऐसा क्यों किसानों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, उनके बीच में जागरूकता क्यों क्रिएट की जा रही है सही फसल को चूज करने की? तो देखिए, काफी सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर पानी की समस्या होती है, और उस एरिया पे अगर किसान क्रॉप्स वगैरह अपनी लगाएं, यानी कि फसल वगैरह अगर लगाएं, और ऐसी फसल जो कि ज्यादा, जिस फसल को पानी की रिक्वायरमेंट हो, उस क्रॉप को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो, अगर ऐसे क्रॉप लगाए जाएंगे तो क्या होगा, नुकसान किसका होगा, किसान का नुकसान होगा, क्योंकि वो क्रॉप की यील्ड नहीं होगी, यानी कि उतनी, और सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा क्रॉप, राइट। तो अल्टीमेटली नुकसान किसान को होगा। बट अगर किसानों को नॉलेज प्रोवाइड की जाए प्रॉपर, कि किसानों को क्रॉप्स की लिस्ट दे दी जाए कि आप अगर अपनी क्षेत्र पे ये फलाना क्रॉप लगाओगे तो इसकी यील्ड भी काफी अच्छी होगी, राइट, और आपको फायदा मिलेगा, खराब वगैरह नहीं होगा आपका क्रॉप, राइट, और आप उसको बेचकर पैसे कमा सकते हो, तो ये तो फायदे में वाला सौदा है ना। तो कुल मिलाकर इस अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू किसानों के बीच में जागरूकता क्रिएट की जाती है कि किसान जो है वो, उनको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप अपने क्षेत्र पे ये फलाना क्रॉप जो है वो अगर लगाओगे तो आपको इससे बेटर रिटर्न मिलेगा, और आपके को प्रॉब्लम भी नहीं होगी फसल वगैरह आपकी खराब होने की। तो ये सही फसल, किसानों को सही फसल किसान जो है वो चूज कर पाए, उसके लिए ये कैंपेन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बातें? तो यही चीज पूरी थ्योरी में लिखी हुई है। नेशनल वाटर मिशन के द्वारा 2019 में इस पर्टिकुलर कैंपेन को लॉन्च किया गया था।
स्पेशली ऐसे एरिया पर जहां पर पानी की समस्या ज्यादा होती है, तो उस जगह पर किसान ऐसे क्रॉप्स को लगाएं जिन क्रॉप्स को उगाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, राइट। तो उससे अल्टीमेटली किसका फायदा होगा? किसानों की इनकम जो है वो उसमें बढ़ेगी, राइट। और ये क्रॉप्स कैसे होते हैं जो ज्यादा पानी पीते हैं? वो है पैडी हो गया, शुगर केन हो गया, राइट, धान हो गई, शुगर केन, गन्ना वगैरह। और क्रॉप और मेज वगैरह जो होते हैं तो वो कम पानी पीते हैं। तो शिफ्ट करने की बात की जा रही है कि किसान जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्रॉप्स लगा रहे हैं जो ज्यादा पानी पीते हैं, तो उन क्रॉप्स की जगह वो ऐसे क्रॉप्स पे इन्वेस्ट करें, ऐसे क्रॉप्स की खेती करें जहां पर पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, जिन क्रॉप्स को पनपने के लिए, है ना। तो ये चीज है सिंपल सी, बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इस कैंपेन से रिलेटेड, दैट्स इट, इससे बाहर का और कुछ नहीं। अब गाइस फार्मिंग से रिलेटेड एक न्यूज सामने आई है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फार्मर से रिलेटेड या फार्मिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी उसको अपन डिटेल में देखेंगे, क्योंकि फार्मिंग से रिलेटेड अभी इशू हम लोग को एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है और ये वाली न्यूज भी उसी से ही रिलेटेड कुछ हम लोग को नजर आ रही है। तो देखिए अपन ने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जो फार्मर्स जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में, राइट। तो उसका आइडिया आपको हो गई। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ लिया आप दोबारा से रिवाइज करो, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये फार्मिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं या फार्मर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। मेंस में भी आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा, राइट। तो अपन ने डिस्कस क्या किया था, उसमें एक चीज अपन ने ये देखी थी कि सरकार ने ये जो कानून पेश किया है उसके पीछे का कारण था कि सरकार अब जो फार्मिंग के ऊपर रेगुलेशन नहीं करेगी, राइट। जैसे कि फार्मिंग के ऊपर पूरी निगरानी जो सरकार रखती है, मॉनिटरिंग जो करती है, उसको नहीं करेगी। तो इसको लेकर सरकार ने ये कानून लेकर आए थे। उस कानून के ऊपर अभी विवाद हम लोग को देखने को मिला था। सेम उसी प्रकार का एक डिसीजन तेलंगाना ने लिया है। तेलंगाना भी फार्मिंग को रेगुलेट करने से विड्रॉ कर रही है, डी रेगुलेशन कर रही है फार्मिंग के ऊपर, यानी कि वो भी अब फार्मिंग के ऊपर निगरानी नहीं रखेगी, नियंत्रण नहीं रखेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को तेलंगाना में देखने को मिल रही है। तो तेलंगाना भी कहीं ना कहीं केंद्र के जो ये कानून है उनको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, बट एक थोड़े से अलग अंदाज में। तो इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। और जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है फार्मिंग लॉज के बारे में, जो 3 अभी विवादित फार्मिंग लॉज है और किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गाइस पिछले महीने के अगर आप वीडियो देखेंगे, पिछले 2 महीने के वीडियो में पूरी चीज आप लोग को कवर करवाई गई है, तो जरूर देख लेना। वैसे तो अगर आप 2021 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने आपसे बोला ही है कि आपको जनवरी 2020 से लेकर जून 15 तक की जितनी भी न्यूज मैंने आपको कवर करवाई है, जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस करवाए, वो पूरे के पूरे आपको देखकर जाना है और उसका बस 2 बार रिवीजन कर लेना, राइट। वैसे तो आपको 3 बार रिवीजन करना चाहिए, बट फिर भी आपका बहुत सारा छूट गया होगा। अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप पढ़ोगे काफी सारी चीजें, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट रिवीजन जरूर कर लेना, राइट। तो उससे सिलेक्शन जो होता है वो पक्का हो जाता है। और बाकी मैंने आपको बताया कि वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप 2x की स्पीड में वीडियो देख सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप मैगजीन ले सकते हैं, मैगजीन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, राइट। तो उसके बारे में लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। और पिछले पास्ट मंथ की अगर आपको मैगजीन चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, या मैंने आपको बताया ही है कि इस नंबर पर आप मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा, तो उसके थ्रू आप मुझसे पूछ लीजिएगा, राइट। तो मैं आपको बता दूंगा उसकी पूरी डिटेल वगैरह, राइट। तो चलो एनीवेज, अब इस पर अपन बात करते हैं कि तेलंगाना किस प्रकार से अलग अंदाज में डीरेगुलेट कर रही है फार्मिंग को, तो इस पर अपन डिस्कस करेंगे। और देखिए फार्मिंग से रिलेटेड और फार्मर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उस पर ध्यान से हर एक चीज आपको देखनी है। तो देखिए तेलंगाना ने ये वाली बात कही, क्यों कही तेलंगाना ने ये वाली बात? तो तेलंगाना का कहना है कि तेलंगाना के अंदर कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनकी डिमांड मार्केट में काफी कम है, राइट। और किसान उन क्रॉप्स पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये चाह रही है तेलंगाना सरकार कि किसान को एक गाइडेंस प्रोवाइड कराना चाह रही है कि किसान जो है वो मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करें, या मार्केट के अकॉर्डिंग जो कैसी फसल लगानी है उस पर ध्यान दें, कि जिस प्रकार का मार्केट है, जिस मार्केट में जिसकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट जिसकी ज्यादा है मार्केट के अंदर फसलों की, तो उस पर अगर किसान काम करेंगे तो अल्टीमेटली फायदा किसान का होगा। तो ऐसी चीज जो है वो कही है तेलंगाना सरकार ने। और सरकार ने डिसाइड किया कि सरकार अब किसानों से डायरेक्टली परचेज नहीं करेगी, जो गांव में जो किसान है उनसे डायरेक्टली उनके प्रोड्यूस जो है फसल वगैरह परचेज नहीं करेगी। और इन्होंने कहा है कि किसान अब अपने जहां पर भी उनको ठीक प्राइस मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपनी फसल जो है वो बेच सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वैसा ही कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है जैसा केंद्र का नजर आया था, राइट। और इन्होंने ये चीज इसलिए कही है कि इनका कहना है कि सरकार कोई व्यापारी नहीं है, राइट। तो इसलिए सरकार का काम जो है वो सेल और परचेज का नहीं है, राइट। तो ये चीज जो है वो मेंशन करते हुए ये वाली सामने चीज लेकर आई। और दूसरी बात, इन्होंने दूसरा प्ले कार्ड जो है ये सामने रखा है कि किसान जो है वो मार्केट के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो किसानों का इसमें ज्यादा फायदा होगा, राइट। तो इस पर अपन थोड़ी सी बात करते हैं ये पॉलिसी के बारे में तेलंगाना की और डिटेल में। तो इनका मेन मकसद यही है कि किसान जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए और साइंटिफिक कल्टीवेशन करें, वो मार्केट डिमांड के आधार पर। वही सेम चीज मैंने आपको बताई, जैसा मार्केट में जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो किसान
मतलब जो है वो प्रोडक्शन करें, क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट करें। इस पॉलिसी के अंडर किसानों को गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि कौन से क्रॉप कल्टीवेट करना है, कितनी मात्रा में करना है, कब करना है, ये पूरी डिटेल जो है वो इस पॉलिसी के तहत सरकार मदद करेगी किसानों की। तो इस प्रकार से जो है वो सरकार के द्वारा मदद की जाएगी किसानों की। और यहां पर यह भी मेंशन है कि जो भी किसान अगर सरकार के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, सरकार जैसा बोल रही है कि आप जो है वो अपने एरिया पे ये फसल जो है वो कल्टीवेट करें, राइट, और इतनी मात्रा में करें, तो जैसा अगर किसान सरकारों की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं, तो फिर उन किसानों को एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा और राइतू बंधु का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, राइतू बंधु स्कीम का। तो इस स्कीम के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, ये तो पॉलिसी थी, पॉलिसी के बारे में सिर्फ इतनी ही डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए पॉइंट वाइज, राइट। इसके अलावा राइतू बंधु स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये फलाना स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की है, तो तेलंगाना सरकार की ये स्कीम है, आपको याद रखना है, राइतू बंधु स्कीम। ये फार्मर्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है। इसमें किसानों को 8,000 रुपए एक साल में प्रोवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में, 4-4 हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसानों को दिया जाता है। यानी कि जिस भी किसान के पास 1 एकड़ की जमीन है, उसको राबी सीजन पे 4,000 अलॉट कर दिए जाएंगे, खारिफ सीजन पे 4,000 अलॉट कर दिए जाएंगे, जिससे कि किसानों को जो है वो इंसेंटिव मिल सके, किसान जो है वो जिससे अपनी दूसरी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सके, या फिर किसान क्या कर सके, जैसे कि किसान किसी प्रकार से कर्जा ना ले, तो किसान कर्जा लेने से बच जाए। तो इसके लिए इस प्रकार से जो है वो किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, राइट। और इस स्कीम के तहत मतलब 58.33 लाख, या फिर आप लिख सकते हो कि लगभग 60 लाख किसान जो तेलंगाना के अंदर है, उनको बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम के तहत, और वो कवर हुए हैं इस स्कीम के तहत, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर आ रही है। और राबी और खारिफ सीजन, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें राबी सीजन के लिए 4,000 रुपीज पर एकड़ के हिसाब से किसानों को मिलता है, और खारिफ सीजन के लिए 4,000 रुपीज पर एकड़ के हिसाब से किसानों को दिया जाता है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे खारिफ और राबी के बीच का डिफरेंस, कि खारिफ और राबी में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, तो देखो, सबसे पहली चीज तो तेलंगाना के निवासी होना जरूरी है, तेलंगाना स्टेट के। साथ ही साथ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं, जिनके पास 2 एकड़ से कम की जमीन होती है, राइट। और इसके अलावा यहां पर कहा गया कि जो कमर्शियल फार्मर्स है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है इस स्कीम से, और जो फार्मर्स जिनके पास खुद की जमीन नहीं है उनको अलाउ नहीं किया गया, वो भी एक्सक्लूडेड है इस स्कीम से, राइट। यानी कि जो लोग रेंट की जमीन लेकर जो उस पर काम करते हैं, तो वो भी एक्सक्लूडेड है, उनको भी नहीं किया। तो कुल मिलाकर जिन किसानों के पास खुद की जमीन होगी उनको यहां पर बेनिफिट मिलेगा, और स्मॉल और मार्जिनल किसान 2 एकड़ की जमीन जिनके पास हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है कि 8 लाख से ज्यादा किसान जो है वो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, बट मैं चाहूंगा कि ये वाला पॉइंट जो है वो आप मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ ऑफिशियल सोर्सेज पे 58.33 लाख फार्मर्स के बारे में मेंशन है, और कुछ कुछ में ये 8 लाख लिखा है। तो ये फिगर जो है वो अपने आप में ही ऊपर नीचे हम लोग को नजर आ रहा है। तो आप इसकी जगह मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे फिगर्स तो आपसे पूछे नहीं आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन तेलंगाना स्टेट, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मतलब अधिक जो किसान हम लोग को तेलंगाना स्टेट में देखने को मिलते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से एक चीज है, क्योंकि कभी कभी ऐसे फिगर्स में प्रॉब्लम आती है और ऐसी चीजें आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, राइट। बट आप भी फिगर्स वगैरह ना यूज करें तो ज्यादा बेटर है, राइट, क्योंकि इसमें कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो फिर कोई सेंस बनता नहीं है ना। तो इसलिए मैं वही एडवाइस करता हूं जो कि आपका रिजल्ट निकालेगी, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए कभी भी फिगर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ा करो, अनटिल एंड अनलेस मैं यहां पर ना बताऊं कि ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को बस जानकारी होनी चाहिए थी। गाइस, शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये चीज मुझे आप लोग को बताना जरूरी था, क्योंकि ये टॉपिक एल्कोहल कंजम्पशन से रिलेटेड है, कि जो लोग शराब का जो सेवन करते हैं उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक रिकमेंडेशन लिस्ट इन्होंने शेयर करी है। उसमें एक रिकमेंडेशन ये था कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं अभी अल्कोहल को अवॉइड करें, शराब ना पिएं अभी इस समय, सर्दियों के समय पर। तो इस पर अपन डिटेल में बात करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों ऐसा आईएमडी ने कहा है। क्योंकि आपने अक्सर जो है वो सुना होगा कि यार ठंड बहुत पड़ रही है, रम के 2-2 पैग लगा लिए जाए, या फिर ये नहीं भी सुना है तो डीडीएलजे का ये वाला सीन तो डेफिनेटली देखा ही होगा, जिस समय शाहरुख खान काजोल को रम ऑफर करता है और इसमें बोलता है कि ठंड बहुत ज्यादा तेज है, अगर जीना है तो ये पीना पड़ेगा, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को पता ही होगी ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं से आप लोग जानते हैं कि जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो लोग जो भी मतलब अल्कोहल वगैरह को कंज्यूम करते हैं
तो वो बेसिकली पीते हैं जनरली, राइट। बट अभी आईएमडी ने कहा है कि जो भी लोग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या फिर जो नॉर्थ इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो अभी 29 दिसंबर के बाद से अल्कोहल को अवॉइड करें, राइट। क्योंकि ऐसा अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। तो ये चीज कही, क्योंकि बहुत बड़ी बात कही है कि जान जा सकती है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है उसको अपन डिटेल में समझते हैं और ये समझेंगे कि कोल्ड वेदर के समय पर अल्कोहल का सेवन क्यों खराब है, राइट। तो देखिए गाइस, जब भी कोई इंसान ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। अब कैसे घटता है उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है, जब भी कोई इंडिविजुअल जब अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तब उस समय उनकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती हैं। अब ब्लड वेसल रिलैक्स हो रही है यानी कि ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कभी भी आप देखिएगा जो भी अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उनका ब्लड का फ्लो काफी तेज रहता है, हार्ट बीट्स भी कई बार काफी तेज चलने लगती हैं, राइट। और हार्ट बीट्स अगर अपन नॉर्मल लाइफ की बात करेंगे, नॉर्मल लाइफ में जब हार्ट बीट कब इंक्रीज होती है, जब एक इंडिविजुअल जैसे ट्रेडमिल पे तेज दौड़ने लगे तो हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, राइट। या फिर अगर तेज साइकिल चला रहे हो, या फिर कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी आप एक्टिव काम करते हो जिसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ता है तो उस समय आपकी बॉडी का ब्लड वेसल जो है वो रिलैक्स रहता है और बॉडी का ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब उस समय क्या होता है, जब बॉडी का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो बॉडी का टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता है, राइट। बॉडी गर्म होने लगती है। तो जब बॉडी गर्म होने लगती है तो उसको ठंडा करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, पसीना छोड़ती है। हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है ना, स्वेटिंग जो निकलती है, स्वेटिंग निकलने का अर्थात ये होता है, मतलब ये होता है कि बॉडी अपना टेम्परेचर रिलीज कर रही है, राइट। यानी कि बॉडी अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रही है। स्वेटिंग निकलने का मतलब होता है बॉडी ठंडा कर रही है अपने आप को। अब इसको रिलेट करो आप अल्कोहलिक पर्सन से। जो भी अल्कोहलिक पर्सन होते हैं जब वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता है और जो भी अल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनकी चेहरे पे भी आपको थोड़ी सी वार्मनेस दिखाई देगी। कई बार बॉडी जो है वो थोड़ी सी रेड होने लगती है, स्पेशली फेस वगैरह रेड होने लगता है, दिखने लगता है कि हाँ यार, क्योंकि बोलते हैं ना कि कोई भी अल्कोहलिक पर्सन होता है उसको देखकर पहचान लिया जाता है। अब देखकर पहचानना मतलब उसके बिहेवियर से तो एक होता ही होता है, बट काफी सारे लोग सिंपली बस अगर वो एक इंसान स्टैंड स्टिल है यानी सिर्फ खड़े हुए हैं तो भी काफी सारे लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यार ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, यानी कि कुछ पिया हुआ है इनने, क्योंकि चेहरा वगैरह जो है वो थोड़ा सा ग्लो भी करने लगता है, रेडिश वगैरह हो जाता है। तो ऐसी चीज काफी सारे लोगों में ऑब्जर्व की जाती है, राइट। तो ये होता है इसलिए क्योंकि बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी बॉडी का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी स्वेटिंग रिलीज करती है। स्वेटिंग का मतलब क्या होता है, बॉडी अपने टेम्परेचर को लो करती है। अब इसको रिलेट करो आप ठंड से, तो ठंड के समय पे ऑलरेडी टेम्परेचर काफी कम है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को वार्म करने की कोशिश करती है। ये सब बॉडी की प्रॉपर्टीज होती हैं। बट जो भी इंडिविजुअल अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं और ठंड के समय पर, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। वो बॉडी को वार्म करने की जगह वो ऑटोमेटिकली जो है वो मतलब टेम्परेचर को रिलीज करने लगती है। यानी कि ऑलरेडी एनवायरमेंट ठंडा है बट बॉडी भी अपने टेम्परेचर को रिलीज करती है क्योंकि उसको अंदर से फील हो रहा है कि यार वो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, तो वो अपने टेम्परेचर को और रिलीज कर देती है। तो इससे क्या हो गया, एनवायरमेंट का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, बॉडी भी अपने टेम्परेचर को रिलीज कर देती है। तो एक इंसान इवन बताया जाता है कि हाइपोथर्मिया की स्टेट में पहुंच जाता है। हाइपोथर्मिया की स्टेट ऐसी होती है जब बॉडी का टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है वो बॉडी का टेम्परेचर चला जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी का होना चाहिए वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, राइट। बट हाइपोथर्मिया की स्टेट में टेम्परेचर लेवल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो जाता है और इस कंडीशन में लोगों की मौत तक हो जाती है। तो ये चीज जो है वो बताई है इन्होंने, आईएमडी ने, और इसी चीज के बारे में अपन ने बात करी कि ये जो रिकमेंडेशन दिया वो इसलिए क्या, क्योंकि अल्कोहल जो बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट डालता है वो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि बॉडी का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज कब होता है, आप नॉर्मल कंडीशन को याद करो। नॉर्मल कंडीशन में जब लोग वॉक करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। फिर बॉडी करती है स्वेटिंग, स्वेटिंग से वो क्या करती है, बॉडी अपने टेम्परेचर को रिलीज करती है। और ऑलरेडी जब एनवायरमेंट कोल्ड है और उस समय कोई इंडिविजुअल जब भारी मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो उसके बाद बॉडी क्या होगी, कंफ्यूज होगी। बॉडी को लगेगा कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बॉडी अपने टेम्परेचर को रिलीज करेगी। ऑलरेडी एनवायरमेंट कोल्ड है, बॉडी अपने टेम्परेचर को रिलीज कर रही है, यानी कि बॉडी भी कोल्ड की स्टेटस पे जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिलो 35 डिग्री चला जाता है और हाइपरथर्मिया की स्टेट हो जाती है। तो ये चीज है। और अल्कोहल कंजम्पशन जो है गाइस
इसमें बताया जा रहा है कि 68% एल्कोहल के कारण हाइपोथर्मिया के केसेस नजर आते हैं। सर्दी के समय पे जो लोग हाइपोथर्मिया से जिन लोगों की मौत हो जाती है, या सीवियरली जो लोग मतलब उस पे चले जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन तब डेवलप होती है जब उन्होंने शराब पी होती है। ऐसी 68% कंडीशन देखने को होती है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो 10 में से 7 लोग जो हाइपोथर्मिया की स्टेट से गुजरते हैं ठंड के समय पर, उसकी वजह कहीं ना कहीं एल्कोहल से लिंक नजर आती है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। होपफुली आप लोग को पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो पूरी चीज जो है वो यहां पर लिखी हुई है, राइट। तो ये चीज है। और कोल्ड वेव क्या होता है, क्योंकि कोल्ड वेव के समय पर इन्होंने वार्निंग दी है कि कोल्ड वेव के समय पर जो है वो नहीं करना चाहिए। और कोल्ड वेव का समय कब आता है, जब देखते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, या फिर जो नॉर्मल या एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। और सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन जब आती है जब नॉर्मल टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो ये चीज हम लोग को कोल्ड वेव के दौरान देखने को मिलती है। और अभी 29 दिसंबर से या फिर इवन 28 दिसंबर से कोल्ड वेव शुरू हो गई है, तो इसलिए वार्निंग दी गई है, कहा गया है कि लोग बाग एल्कोहल का ज्यादा सेवन ना करें, राइट। इवन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो एल्कोहल का जो सेवन होता है वो अगर नॉर्मल मात्रा में किया जाए तो फिर बॉडी के लिए वो ठीक रहता है। बट ऑब्वियसली बात है कि जब एक बार कोई शुरू कर देते हैं तो फिर वो नॉर्मल वाली कंडीशन तो बचती नहीं, पता नहीं लगता कितना हो गया। कुछ कुछ लोगों के साथ होता है, राइट, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हमारे यहाँ तो। चलो एनीवेज, होपफुली आपको ये पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। गाइस, अब इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि आसाम में एक बिल लाया गया है जहां पर मदरसास को जनरल रेगुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के तौर पर कन्वर्ट किया जा रहा है। अब मदरसास क्या होते हैं आप जानते हैं गाइस, ऐसे स्कूल्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पर इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और अब बताया जा रहा है कि जो जनरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये मदरसास जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनका स्टेटस जो है वो हट जाएगा, स्टेटस वही रहेगा, स्टेटस में कोई चेंज नहीं है ना। वहां पर जो पढ़ाने वाले जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनकी पे, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन में भी कोई चेंज नहीं है। कन्वर्जन जो किया जा रहा है वो बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर कन्वर्जन यानी कि जब ये बिल पास हो जाएगा, जब ये एक जनरल रेगुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के तौर पर देखने को मिलेंगे ये मदरसास, तब वहां पर अपर प्राइमरी, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स नजर आएंगे, राइट, जैसे कि नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम लोग को देखने को मिलता है। तो वैसा कुछ जो है वो होगा और बेटर तरीके से मदरसास हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसलिए ये चीज जो है वो लाई गई। पेदलांद्रिकी इलू, ये क्या है तो आपको याद रखना है, ये एक स्कीम है, आंध्र प्रदेश सरकार की ये स्कीम है। इस स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश सरकार क्या कर रही है, गरीबों को घर जो है वो प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। जो गरीब लोग हैं उनको घर मिल सके उनका खुद का, इसके लिए ये स्कीम है। हाउसिंग फॉर ऑल द पुअर, इसका मतलब होता है पेदलांद्रिकी इलू। तो ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। लो कॉस्ट हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड कराने वाली है आंध्र प्रदेश के अंदर लगभग 30.5 लाख गरीबों को, राइट। लगभग कितना, 30.5 लाख, 30.6 लाख लोगों को। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखना। गाइस, बात करेंगे माई स्टैंप स्कीम के बारे में। तो देखिए, माई स्टैंप स्कीम जो है वो इंडिया पोस्ट के द्वारा चलाई जाती है ये स्कीम। इस स्कीम के तहत कोई भी इंसान एक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अपनी फोटोग्राफ की, अपने रिलेटिव की, अपने फ्रेंड की, या कोई भी इमेज की जो फोटोज वगैरह जो होती है ना, चाहे वो लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, और हेरिटेज प्लेस हो सकता है, या वाइल्ड लाइफ हो सकती है, तो उसके साथ जो है वो स्टैंप पे पब्लिश करा सकते हैं। जैसे कि स्टाम्प नहीं होता है, तो वैसे ही इंडिया पोस्ट जो है वो किसी की भी इस प्रकार से फोटो जो है वो लेकर उसको छपवा सकती है। और एक शीट जो होगी उसकी, ये 300 रुपए की होगी, और ये जो भी ऑर्डर करेंगे उनको ये शीट जो है वो मिल जाएगी। तो ये कस्टमाइज स्टैम्प्स हैं जो कि इंडिया पोस्ट ऑफर करती है इस स्कीम के तहत। इस स्कीम का नाम जो है वो मेरा डाक टिकट योजना है, या फिर माई स्टैम्प स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। तो सिंपल सी चीज बस आप लोग को ये ध्यान में रखनी है। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि गलती से कहा जा रहा है कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक एंटी सोशल एलिमेंट की फोटोग्राफ जो है वो छाप दी है, और मतलब जो पोस्टल डिपार्टमेंट का यही कहना है कि ये गलती से छपी है और इस पर ये जांच करेंगे। तो ये एंटी सोशल एलिमेंट कौन थे, तो ये देखो, ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये कस्टमाइज्ड स्टैम्प हम लोग को ये नजर आ रही है। बट ये व्यक्ति जो है वो कौन है पता है, छोटा राजन। छोटा राजन एक गैंगस्टर है, और ये मतलब जाने माने गैंगस्टर हम लोग को देखने को मिलता है, छोटा राजन। तो इसके साथ जो है ये फोटो जो है वो छापी है। तो इस चीज को लेकर ये माई स्टैम्प योजना न्यूज में थी, तो जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है,
मेनली स्कीम इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको बताऊं। पाड़ा पाड़ा समाधान, तो ये क्या है गाइस? तो ये एक इनिशिएटिव है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये एक नया ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, एक नया शिकायत निवारण तंत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी लोग हैं जिनको शिकायत होती है, बट सवाल यह है कि किससे रिलेटेड शिकायत। तो देखिए, जो भी नेबरहुड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी लोकल एरिया कॉलोनीज वगैरह है, तो वहां पर उनको अगर शिकायत हो तो ये किससे रिलेटेड? म्युनिसिपल अथॉरिटी से रिलेटेड, या फिर कोई काम है म्युनिसिपल का जो उसने पूरा नहीं किया है, जैसे कि कचरा पड़ा हुआ है कॉलोनी में, साफ ही नहीं हो रहा है, और जैसे कि कहीं पर खुदाई वगैरह हो गई और जिससे लोगों को समस्या हो रही है, तो वो जो है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व नहीं हो रही। तो ऐसी जो समस्या होती है उनको सॉल्व करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, राइट। तो ये स्कीम म्युनिसिपल, लोकल या सर्विस गैप्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको एड्रेस करने का काम करेगी, स्पेसिफिक मिशन मोड के फॉर्म में, राइट। और द्वारे सरकार करके भी एक इनिशिएटिव है जो अभी वेस्ट बंगाल के द्वारा रिसेंटली लिया गया था, जिस इनिशिएटिव के तहत जो भी स्कीम्स वगैरह जो होती हैं, जो भी लोकल स्कीम्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, जो स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो उसका फायदा जो है वो लोगों के घर तक मिल सके, या फिर जो सरकारी सर्विसेज वगैरह जो होती है वो लोगों के घर तक जो है वो उनको प्रोवाइड की जा सके। तो उसको लेकर ये दुआरे सरकार इनिशिएटिव था, तो उसी की ही सप्लीमेंट्री बेसिस पर ये हम लोग को एक और इनिशिएटिव वेस्ट बंगाल का देखने को मिल रहा है, पाड़ा पाड़ा समाधान। क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाड़ा पाड़ा समाधान क्या है? तो ये एक इनिशिएटिव है वेस्ट बंगाल का, और ये सर्विस गैप्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं म्युनिसिपल, लोकल या जो रीजनल जो हम लोग को नजर आते हैं, तो उसको ये फुलफिल करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। एंड गाइस, इसके अलावा एक टॉपिक है इनर लाइन परमिट। इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 24 नवंबर 2020 को 12 मिनट 44 सेकंड पे आप जाएंगे इस लेक्चर पे, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। इस टॉपिक को जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार रिपीट हो रहा है न्यूज में। एंड आपको अगर आपके पास इस लेक्चर की पीडीएफ आती है तो आप सिंपली बस यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टॉपिक ओपन हो जाएगा। जिनके पास पीडीएफ नहीं आती है कोई बात नहीं, आप सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखिएगा 24 नवंबर 2020, उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष। जो भी सर्च लिस्ट में आपका सबसे पहले वीडियो आएगा वो अपना यही वाला वीडियो होगा। इस वीडियो के 12 मिनट 44 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपन ने बात करी आज पेपर 1 के अंदर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में, राइट। तो इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ा हुआ है 23 सितंबर को, तो आप 23 सितंबर 2020 के लेक्चर में 16 मिनट 57 सेकंड पे आप जाएंगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ये भी जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का जो आपका होमवर्क है वो है इनर लाइन परमिट के बारे में आपको पढ़ना है, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपको पढ़ना है। इन टॉपिक से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइज, अभी लेक्चर जो है ये वाला फिनिश नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी पेपर 3 जो है वो इसका बचा हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि मैं जो हूँ वो अभी एट प्रेजेंट बाहर हूँ और किसी वजह से मैं वापस लौट नहीं पाया हूँ अपने वर्क प्लेस पे, घर पे। तो आपको रेगुलरिटी जो है वो लेक्चर्स के दौरान मिल जाएगी 2 तारीख से। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट कि आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको डिले जो है वो देखना पड़ रहा है। बट रही बात जो भी स्टूडेंट्स पेड पैकेज में इनरोल्ड है, आप टेंशन मत लो, आपके पास हैंडआउट्स जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बट लेक्चर जो रिकॉर्ड होगा वो 2 तारीख से जो है वो आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी, राइट। पहले की तरह जैसी मिलती आ रही थी। इतना लंबा समय जो है वो कभी हुआ नहीं है आज तक कि मैं इतने लंबे समय के लिए जो है वो बाहर हूँ एंड ये मतलब यानी कि आपको लेक्चर नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वो हो इसलिए रहा है क्योंकि मैं ही पूरी ट्रैवलिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो उस दौरान जो है वो बिल्कुल टाइम मिल नहीं पा रहा है कि लेक्चर रिकॉर्ड करने का। और रिकॉर्ड करने के लिए एक शांति माहौल जो है वो चाहिए होता है, आवश्यकता होती है, आपको पता है, राइट। तो वो फिर मिल नहीं पा रही है, राइट। और वो मिल रही है तो लेट नाइट ही मिल पा रही है, तो फिर वो भी लिमिटेड आवर्स के लिए भी ही मुझे जो है वो मिल पा रही है। तो ये एक बड़ा इशू है थोड़ा सा। तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। बाकी 2 तारीख से जो है वो आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी और बाकी हैंडआउट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पेड पैकेज के अंदर, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखिए। एंड और क्या चीज़ आपको बतानी थी, पेड पैकेज से रिलेटेड आपको चीज़ें ऑलरेडी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई दी है। एंड तो चलो फिर अपन इसका पेपर 3 जो है इसका इस लेक्चर का, तो वो आपको मोस्ट प्रोबेबल मैं कोशिश करूंगा कि रात तक जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूं, बट उस चीज़ का भी कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं। बट बाकी आपको जल्दी मिल जाएगा, एज सून एज आई गेट टाइम मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। बाकी कल मैं आपको विश करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, राइट। या फिर आज रात में 12 बजे अगर मैं अवेलेबल रहा और नेटवर्क वगैरह रहा तो डेफिनेटली आई विल विश यू, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड और ग्रेट ईयर अहेड एक्चुअली में, क्योंकि आज तो ये आखिरी दिन है साल का। तो हैव अ ग्रेट ईयर अहेड और अच्छी स्टार्टिंग करिएगा, अच्छा रेजोल्यूशन लीजिएगा। एंड मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया वो चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अपन मिलेंगे अब अगले साल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
टाटा।